The Enlightened Academy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी ग्राउंड जीरो कोर्स। मेरा नाम है धीरज और आप मुझे देख रहे हैं द एनलाइटेंड एकेडमी चैनल पर। जैसा मैंने आपसे कहा था और कमिट किया था कि 5 जुलाई 2026 से एनसीईआरटी की ग्राउंड जीरो कोर्स लाइव हो जाएगी। सो हेयर आई एम टू डिलीवर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी ग्राउंड जीरो कोर्स। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। ये क्लैरिटी कुछ और नहीं, आपके मन में उठते हुए सवालों के हैं। आपके मन में एक जेन्यून सा सवाल उठ रहा होगा कि पिछले 15 सालों से लेकर के आज तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अनगिनत एनसीईआरटी के कोर्स अवेलेबल है, तो आखिर 2026 में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि धीरज सर को एक एनसीईआरटी की कोर्स लेकर के आना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, आपके सवाल बहुत जेन्यून है, तो मेरे जवाब भी बहुत जेन्यून होने चाहिए। मैं जवाब आपको कुछ कह के नहीं दूंगा, मैं जवाब आपको क्लासेस के थ्रू दूंगा। जब आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एनसीईआरटी कोर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर्स के एफर्ट को डिमीन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर समय हर चीज़ों में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सो मैं अपनी कैपेसिटी और अपनी अंडरस्टैंडिंग से एनसीईआरटी की कोर्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप आज की क्लास के एंड तक पहुँचेंगे तो मुझे भरोसा है कि इस कोर्स पर सब्सक्राइबर के काउंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है और जिस तरीके से मैं क्लासेस को आगे लेकर के बढ़ूंगा, मुझे पता है कि एज अ लेमैन स्टूडेंट हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको इस तरीके से होगी और इस तरीके से सारे क्लासेस बढ़ेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की इतनी विस्तृत समझ या इतनी वाइड स्प्रेड समझ रहेगी कि कल के डेट में कोई आपकी चेतना और आपकी समझदारी पे क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। सो ये मेरा एक एफर्ट है, और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि मैं इस एनसीईआरटी के कोर्स को किस तरीके से आगे लेके चलने वाला हूं, और दूसरा पार्ट है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं इंडियन पॉलिटी यानी सोशल साइंस से, और आज की क्लास का जो पहला पार्ट होगा वो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस किस तरीके से चलेगी उसका एक लेआउट है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। इससे आपको एक क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है और आगे परस्यू करना है, और हमारी क्लासेस भी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएगी। दूसरे पार्ट में हम एनसीईआरटी के क्लास 6 का पहला चैप्टर पिक करेंगे, और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम बहुत ही डिटेल से, आराम से और आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे, जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, जो भी गतिविधियां हैं उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं और अपनी समझ को 2x अपग्रेड कर सकते हैं। सो आज की क्लास का पहला पार्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी को अगर आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी या सोशल साइंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरे 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास में जितनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके नाम लिख दिए हैं, आपको भी ऑलरेडी पता होगा। और ये जो बुक्स हैं वो 2007 एडिशन के हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैं 2007 की जो एनसीईआरटी है उसको बेस लेकर के चलूंगा, और प्री 2007 की जो एनसीईआरटी है उसके न्यूएंसेस या उसकी डेप्थ, बेसिकली 2007 से पहले जो एनसीईआरटी लिखी गई है उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो उस डेप्थ को मैं कवर करूंगा। और 2025 या 2024 के बाद की जो एनसीईआरटीज़ है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटीज़ है, उसमें जो भी चीज़ें करेक्ट की गई है, जो भी चीज़ों को अपग्रेड किया गया है और जो भी नए पार्ट जोड़े गए हैं उसको भी मैं ऐड करूंगा। सो हेयर आई एम राइट नाउ, आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू द 2007 एरा की एनसीईआरटी के किताबों के नाम मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और आपको पता है क्लास 6 के अंदर जो बुक है उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, 7 इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3। 9th क्लास में आप जाएंगे तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, 10 में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थियरी। 12th में है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और 12th में ही है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये कुल मिलाकर के आपको दिख रहे होंगे कि टोटल 9 बुक्स है आपके पास, और इन 9 बुक्स को मैं कवर करूंगा। बट मैं जब बुक्स कवर करूंगा तो एक साथ नहीं कवर करूंगा कि 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरीके से नहीं, मैं थीम के अनुसार करूंगा, जिससे आप अपनी समझदारी, अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत बिल्ड कर सकते हैं। मैंने देखा है, मैं जिस गैप्स की बात कर रहा हूं कि जो अदर कोर्सेज और मेरे कोर्सेज में नहीं आपको मिलेगा, वो है एक ऐसा गैप जिससे किसी भी
कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने से ज्यादा फोकस इस चीज पे किया जा रहा है कि एक बुक को पहले कवर करा दो, रादर देन एक कॉन्सेप्ट दूसरे क्लास के कॉन्सेप्ट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। सो आप एक थीम के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे इतनी समझ डेवलप हो जाएगी कि आप वन एंड आउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? सो दोनों भाषाओं में अवेलेबल है और मैं दोनों भाषाओं में कराऊंगा। नाउ जब आप क्लास 6 को पढ़ेंगे तो क्लास 6 के अंदर इतने सारे चैप्टर्स है, कुल मिलाकर के 9 चैप्टर्स है। 9 चैप्टर्स में आप देख रहे हैं मैंने जानबूझ करके हर एक चैप्टर के नीचे एक थीम लिखा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की क्लासेस थीम के बेस पे कवर करूंगा। पहला अगर आप देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और आज की क्लास इसी पर्टिकुलर चैप्टर पर आधारित है। तो सबसे पहली जो थीम है वो है डाइवर्सिटी, और मैं इसी डाइवर्सिटी की थीम को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और जैसे जैसे हर एक क्लास में ये डाइवर्सिटी का थीम आएगा तो आपको दिखेगा कि बिना उस कॉन्सेप्ट को समझे हुए आप दूसरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए मैं एक थीमेटिक मैनर में आगे बढ़ूंगा। खैर, क्लास 6 में आपको ये 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 में भी आपको डाइवर्सिटी है, तो जाहिर सी बात है चैप्टर 1 के बाद मैं चैप्टर 2 पे जाऊंगा, और इसमें एक नया वर्ड ऐड हो गया है, डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? देन चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। नाउ मूव टू द क्लास 7। क्लास 7 में भी जब आप जाएंगे तो इक्वालिटी आएगा। जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी है और वहीं से जन्म होता है इनइक्वालिटी का, असमानता का। विविधताओं से ही असमानता का जन्म होता है, लेकिन विविधताओं के साथ भी इक्वालिटी हो सकती है। इसलिए हम क्लास 6 के 2 चैप्टर्स के बाद 7 के इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी थीम डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। एंड अगेन 9 चैप्टर है आपके क्लास 7 में। इफ वी मूव टू द क्लास 8, यहां पर भी आपको दिख रहे होंगे कि टोटल 10 चैप्टर्स हैं, और इस 10 चैप्टर्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। चैप्टर क्लास 9 में पहुंचेंगे तो 5 चैप्टर्स है, सबकी थीम यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ कम टू द क्लास 10। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कुल मिलाकर के 7 चैप्टर्स हैं, और इन 7 चैप्टर्स के थीम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन क्लास 11, देन क्लास 12, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि क्लास 11 और 12 जो भी थीम्स आपने 10 तक पढ़ लिए हैं उसके आगे बढ़ करके उसके अलग डायमेंशंस को दिखाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे थीम का मेंशन मैंने नहीं किया है। क्लियर है? जब आप आगे बढ़ेंगे तो दिस इज द वे हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा थीमेटिक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम क्लासेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्लास या जो सबसे पहली थीम हम लेंगे, मैंने पूरे एनसीईआरटी के पॉलिटी सेक्शन को टोटल 7 थीम्स में डिवाइड कर रखा है। उस 7 थीम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला थीम, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन एंड डाइवर्सिटी। पहले तो आपको डेमोक्रेसी समझनी होगी। आखिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज डाइवर्सिटी थी। अगर डाइवर्सिटी नहीं होती तो डेमोक्रेसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डाइवर्सिटी थी, उसी डाइवर्सिटी को केटर करने के लिए इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन हमें लोकतंत्र की जरूरत पड़ी। क्लियर है? तो सबसे पहले सवाल है व्हाई डेमोक्रेसी, कोर वैल्यूज क्या है और सोशल रियलिटीज क्या है। सबसे पहले हम क्लास 6 के चैप्टर 1, 2 को कवर करेंगे, क्लास 7 के चैप्टर 1, 4, 5 को कवर करेंगे, फिर क्लास 8 के चैप्टर 1 को, फिर क्लास 9 के चैप्टर 1 को। तो पहली थीम जो है डेमोक्रेटिक फाउंडेशन एंड डाइवर्सिटी, उसमें हम इन क्लासेस के इन सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरी तरह से लेआउट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं थीमेटिक मैनर में। क्लियर है? और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ, भरोसा रखिए। आपको लग रहा होगा कि ये आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि हम क्लास 6 को उठाते हैं तो पहले हम क्लास 6 को पूरा कवर करते हैं। भरोसा रखिए, यू विल फाइंड इट द मोस्ट यूजफुल थिंग्स एवर आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा होगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 6 के बच्चे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं जो देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि जब जब क्लास 6 की क्लास होगी, और वैसे भी आपको थंबनेल में वो दिख जाएगा कि क्लास 6 लिखा हुआ है या नहीं। क्लास 6 अगर आपका लिखा हुआ है थंबनेल में, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप उसी वीडियोस को देखें। क्लास 7 वाले स्टूडेंट क्लास 7 को देखें, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिन्हें लगता है कि हम क्लास 6 का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और क्लास 6 में रहते हुए हम 7 को पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। दैट इज ऑन योर विश, ऑन योर विल। क्लियर है? सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे जब नेक्स्ट में हम पहुंचेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ये सारी चीजें क्लास 8 के चैप्टर 1, 2 को पढ़ेंगे, 9th के चैप्टर 2, 5 को पढ़ेंगे, क्लास 11 के 1 to 9 को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम एक एक करके इन 7 थीम्स में क्लासेस को कवर करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जब आप इन थीम्स को देख लिया तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली थीम हम स्टार्ट करने वाले हैं। दैट थीम इज डाइवर्सिटी, यानी विविधता।
विविधता। जितने भी एनसीईआरटी में पेजेस हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप एनसीईआरटी को अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपने पास रखें इस क्लासेस के दौरान। वैसे भी मैंने हर एक पेज को यहाँ पे अटैच कर रखा है फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि मैं हर एक लाइन को नहीं पढ़ने वाला हूँ, सिर्फ उस लाइन को मैं पिक करूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ें मैं ओरली आपके सामने कहानी के रूप में बताता चलूँगा। सो पहला थीम है डाइवर्सिटी, तो आप अपना हेडिंग डालेंगे थीम डाइवर्सिटी, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। डाइवर्सिटी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, डाइवर्सिटी की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने क्लास 6 में जो आज की क्लास कवर होगी उससे रिलेटेड अभी तक जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि वाई आई एम रीडिंग और वाई आई एम वॉचिंग दिस क्लास और वाई आई एम स्टडिंग एनसीईआरटी। आप क्यों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, आप क्यों ये क्लासेस देख रहे हैं, आप क्यों अपना समय मेरे इस लेक्चर को देखने में खर्च कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंक्लूडिंग यूपीएससी जिन्होंने एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछ रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी फिलहाल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के प्रीलिम में पूछा गया था और ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, द पश्मीना शॉल इज वुवन फ्रॉम द वुल ऑफ ए स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट फाउंड इन द लद्दाख रीजन। दूसरा स्टेटमेंट है, द चीना वाला चाइनीज फिशिंग नेट्स आर ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द केरला कोस्ट। इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है? हिंदी वालों के लिए, पश्मीना शॉल लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाली बकरी की एक विशेष नस्ल के ऊन से बुनी जाती है। जाहिर सी बात है, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा कि इसका आंसर क्या होगा। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, चीना वाला चीनी मछली पकड़ने के जाल है, केरल तट की एक विशेषता है, और इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये एक पहला क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता जो संग्राम था उससे रिलेटेड कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स के बारे में बताया गया। जलियांवाला बाग मैसाकेयर 1919, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। विच ऑफ द अबव इवेंट्स विटनेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन क्लास 6 के एनसीईआरटी से लिया गया है, जबकि आपको लगेगा कि ये इंडियन हिस्ट्री से। हाँ, ये दो स्टेटमेंट इंडियन हिस्ट्री से है, लेकिन जब ये स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है तो इस स्टेटमेंट का आंसर आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 से ही निकलेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, ये दो इवेंट्स हुए थे, उसके बारे में बताया जा रहा है और कह रहा है कि उपयोग में से दो जो आपको दिख रहे हैं दोनों इंसिडेंट, क्या ये दोनों इंसिडेंट में से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो अनेकता में एकता की भावना को सबसे मजबूत, यहाँ पे एक वर्ड दिया है, सबसे मजबूत अभिव्यक्ति देखी गई है? केवल 1, केवल 2, 1 and 2, या ना तो 1 ना तो 2। इस क्लियर है? नाउ कम टू द, ये भी आप देख रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। द फेमस फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया वाज कॉइंड बाय। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो शब्द है, इसको किसने इजाद किया, इसका जन्म किसने किया, इसका उद्गम किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 4 फेमस रिनाउंड लोगों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम इसका भी आंसर आगे की क्लास में देखेंगे कि कहाँ से निकलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। बीपीएससी के प्रीलिम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज लिटिल तिब्बत। इंडिया का वो कौन सा हिस्सा है जिसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है, यानी छोटी तिब्बत कहा जाता है? इसका भी हम आंसर देखेंगे आगे की क्लासेस में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, जो एसएससी सीजीएल 2021 के टियर 1 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से बंगाली में किसके द्वारा रचित था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन ये 5 क्वेश्चन है, उससे आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। हम इस क्वेश्चन के बाद इस पूरे क्लास के एंड में यूपीएससी और अदर स्टेट सर्विसेज में जो बेसिकली मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास से इसके चैप्टर 1 से कितनी सारे कंटेंट्स और फॉर्डर को आप यूज कर सकते हैं उन मेंस के आंसर लिखने में। और यह भी आपको दिखेगा कि वो मेंस के जो क्वेश्चन है वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि पूरे एनसीईआरटी से उसका आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन 50 to 80% आंसर के कंटेंट को आप इन्हांस कर सकते हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 में लिखे हुए एग्जाम्पल से, लिखे हुए तथ्यों से, लिखे हुए फैक्ट से। इसलिए पीटी हो या मेंस हो या देश में कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है,
उसके लिए एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा क्वेश्चन तो बहुत पूछे गए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एज अ सैंपल 5 क्वेश्चन लगाए हैं। अदरवाइज आप ग्रुप डी, ग्रुप सी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे जो एनसीईआरटी के एज इट इज टेक्स्ट से उठा करके पूछा गया है। क्लियर है? वो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी। लोग अक्सर ये आसान भाषा में ले लेते हैं कि एनसीईआरटी बहुत आसान है पढ़ना, लेकिन आज आपको रियलाइज होगा कि आपने अगर 6 बार भी एनसीईआरटी खुद से पढ़ रखी है तो आज आपको रियलाइज होगा कि आखिर एनसीईआरटी को हम क्या इस तरीके से भी पढ़ सकते थे। तब आपको रियलाइज होगा कि शायद हमने जिस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा वो उस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीजें होती है जो आपको, क्योंकि आप क्लास 6 में नहीं है, जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चे क्लास 6 के इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये रियलाइज होगा कि हम क्लास 6 के कंटेंट से कहीं ज्यादा कुछ जान रहे हैं, तो हम क्लासेस में, अपनी क्लास में, स्कूल के क्लास में जा करके ये कह सकते हैं मैम को कि मैम एक स्टेप फर्दर मुझे पता है। तो उनको लगेगा कि स्टूडेंट ने बिटवीन द लाइंस पढ़ा है, और आप तो ग्रेजुएट हो चुके हैं और 6 क्लास की किताबों को पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका एफर्ट है कि आप कैसे बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। अगर आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, जो भी बिटवीन द लाइंस चीजें हैं उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और इससे आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप इस पूरे कोर्स को देखेंगे, क्लासेस को आगे प्रोसीड करेंगे, आपको अपने अंदर एक ऐसा चेंज देखने को मिलेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, और रियलाइज होगा कि शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एक बदलाव जिसको कहते हैं, एक इंसानियत के नाते और एक व्यक्तित्व के नाते और एक इंटेलेक्चुअल के नाते, वो आपके अंदर उसकी शुरुआत आज से होने वाली है जब आप इस क्लास को देखेंगे। व्हेन आई एम सेइंग दिस आई मीन इट। क्लियर है? नाउ हम आज बढ़ते हैं चैप्टर पे। आप इस चैप्टर पे देख रहे हैं अध्याय 1 विविधता की समझ की सबसे पहली चीज तो है कि आप डाइवर्सिटी को समझें। जिस डाइवर्सिटी थीम को, यानी विविधता के जो थीम है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए डाइवर्सिटी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे अलग अलग वे में पता है, और उनको इसलिए पता है क्योंकि वो जिस समाज, जिस घर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने डाइवर्सिटी को उसी तरीके से परसीव किया है, ये उनकी कंडीशनिंग है। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अंडरस्टैंडिंग उन कंडीशनिंग से कहीं अलग होनी चाहिए जो एज इट इज होती है या होनी चाहिए। क्लियर है? और आज 2026 में, या आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, जिस भारत में हम रह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको समझनी वो है डाइवर्सिटी। क्योंकि जितना पोलराइजेशन, जितना ध्रुवीकरण आज हम देख रहे हैं, शायद इतना ध्रुवीकरण हमने लाइफ में, पूरे भारत के लोगों ने सबसे पहली बार अंग्रेजों के कालखंड में देखा होगा। इतना ध्रुवीकरण इतिहास के पन्नों में सिर्फ आपको एक ही जगह देखने को मिलता है, वो है जब अंग्रेज यहाँ आए थे और अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी वो देखने को मिला। और आज के डेट में भारत में आपको ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि आप डाइवर्सिटी को बहुत ही ध्यान से समझें और उसका रिस्पेक्ट करें। क्लियर है? जब आप ये देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अपने आसपास सभी लोगों को देखते हैं आप, क्या सब सेम है? मेरा सवाल यही है आपसे, क्या सब सेम है? आपका जवाब आएगा नहीं। तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, किताब ने आपसे नहीं पूछा, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, क्या आप ये डाइवर्सिटी, ये विविधता चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ सेम हो जाए? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप पॉज करके कमेंट में बता सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया की सारी चीजें या भारत की सारी चीजें सेम हो जाए? आप कहेंगे नहीं। अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो कितना बोरिंग हो जाएगा। खाने में चावल ही चावल, दिखने में सारे लोग गोरे ही गोरे, सब लोग एक ही जात के, एक ही धर्म के, एक ही भाषा के, सबको हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बिकम, सब लोग फुटबॉल ही खेल रहे हैं, सब लोग एक ही टाइप का ब्लैक शर्ट पहन करके पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, और सब लोग दिखने में भी एक जैसे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा राम कौन है और घनश्याम कौन है। जब ये चीजें एक जैसी हो जाएगी तो आपको भी पता है कि आप ऐसी दुनिया नहीं चाहते हैं। मुझे पता है कि आप ऐसी दुनिया नहीं चाहते, लेकिन फिर आपके मन में जो आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, आप उसमें अपने आप से एक चीज पूछेंगे, यार कुछ चीजें सिमिलर हो, कुछ चीजें डिफिकल्ट हो, हमारा धर्म एक जैसा हो जाए, सब लोग एक ही धर्म के लोग हों, ठीक है, लेकिन दिखने वाले सब अलग हों और खाना पीना अलग हो। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर धर्म एक जैसा हो जाएगा तो हर एक धर्म से अटैच्ड जो चीजें हैं वो भी एक जैसी हो जाएगी, जैसे कि पहनावा, जैसे कि भाषा, जैसे कि रीति रिवाज,
जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान, सब कुछ तो सेम हो जाएगा, खान पान सब एक जैसा हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे नहीं साहब जी, एक जैसा धर्म होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा अलग होना चाहिए खाने पीने में। हमें साउथ इंडियन का इडली वड़ा भी चाहिए और नॉर्थ इंडियन का रोटी चावल भी। तो मैं कहूंगा आपसे, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दो अलग कल्चर हो, और अलग कल्चर की जन्म, अलग संस्कृति का जन्म यूं ही नहीं होता। अलग संस्कृति का जन्म, अलग खाने पीने का जन्म, अलग पहनावे का जन्म अलग अलग रूट से होता है। और ये अलग अलग जो रूट है वो अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग ज्योग्राफी, इन सब चीजों से होता है। तो आपको ऊपरी चीजें जो आउटकम है उसमें अलग अलग चीजें चाहिए, लेकिन जिस फाउंडेशन से ये सब चीज अलग है वो नहीं चाहिए साहब, वो नहीं चाहिए। तो आप सोचिए, अगर फाउंडेशन ही अलग नहीं चाहिए तो ये अलग चीजें जो आउटपुट में आपको दिख रही है वो अलग कभी नहीं मिलने वाली है। और जब अलग नहीं मिलेगी तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। एक जैसे लोग ही घर में रहने लगिए, आपस में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति बोरिंगनेस आ जाएगी। क्योंकि व्हेन द थिंग्स आर डिफरेंट, कि कोई ये कर रहा है कोई ये कर रहा है, तो ही जा करके लाइफ एक पर्पसफुल बनती है। मगर जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग और लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है, वो इतना कंफ्यूज और उलझे हुए हैं जिसके कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम किस डाइवर्सिटी को अपनाएं और किस डाइवर्सिटी को निगेट करें। करेक्ट। इसलिए ये जो पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है वो ये कह रही है कि आप अपने आसपास देखें, आपको क्या हर लोग एक जैसे दिख रहे हैं, हर चीजें एक जैसी दिखाई दे रही है? आंसर इज नो। यहाँ पे एक टास्क दिया जाता है, कहता है कि भैया 3 स्टूडेंट है, तीनों को कहा जाए कि 3 पिक्चर्स बनाइए। क्या गारंटी है कि तीनों एक ही टाइप का पिक्चर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्योंकि 3 अलग अलग लोग हैं, तीनों की अलग अलग समझ है, तीनों की अलग अलग कैपेबिलिटी है, तीनों की अलग अलग कैपेसिटी है। आज अगर 1000 लोग या 2000 लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, हर उस 1000 लोगों को यह क्लास अलग अलग तरीके से समझ में आने वाली है, किसी को भी एक जैसी समझ में नहीं आने वाली है। यही एनसीईआरटी को सब पढ़ते हैं, लेकिन हर आदमी एनसीईआरटी को अलग अलग तरीके से पढ़ता है। यही अलग अलग चीज को हम क्या कहते हैं? विविधता, डाइवर्सिटी। And it is very necessary to preserve this diversity, to have a good life, to have a good moment, and to have a very joyous full environment. ये आपको समझनी जरूरी है। जाहिर सी बात है पिक्चर एक जैसे नहीं होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी यू हैव अ सिमिलर आंसर। जाहिर सी बात है सिमिलर आंसर नहीं होगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत कहानी अच्छी दी हुई है, मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे कहानी दी हुई है और इस कहानी के माध्यम से आपको 3 टाइप ऑफ डाइवर्सिटी बताई जा रही है। ये कहानी है 2 बच्चों की, 2 लड़कों की। दिल्ली के जनपद का इलाका काफी आपको पता है, कनॉट प्लेस। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो राजीव चौक के ऊपर है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में जाइएगा तो जनपद आपको दिखेगा। यह जनपद की कहानी है। वहां पे एक बच्चा साइकिल से आ रहा है, जो स्कूल जाता है, पढ़ा लिखा है वो बच्चा आता है, और वो साइकिल चलाते हुए एक सिग्नल पर रुकता है। उसी सिग्नल के कॉर्नर पे एक बच्चा दूसरा खड़ा होता है जो पेपर बेच रहा होता है, न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। और वो न्यूज़पेपर बेचता है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर कह करके बोलता है और उस बच्चे के सामने जाकर के देता है। जब उस बच्चे के सामने वो न्यूज़पेपर को देता है तो वो न्यूज़पेपर इंग्लिश का होता है। तो वो जो साइकिल में बच्चा खड़ा रहता है वो बोलता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, मुझे हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए। न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा शॉक्ड हो जाता है ये देख करके, ये समझ करके कि सामने वाला तो यार गोरा दिख रहा है, ठीक है, अंग्रेज की तरह दिख रहा है, तो ये तो इंग्लिश पढ़ता होगा लेकिन ये हिंदी न्यूज़पेपर मांग रहा है। पहली चीज यहां पे आपको ये समझनी है, ठहर करके वीडियो को पॉज करके रोक करके खुद से सोचिए कि ये जो एक आदमी का दूसरे के प्रति नजरिया है ये सत्य नहीं है, यह है नजरिया। इंग्लिश में कहा जाता है इसे परसेप्शन, हिंदी में कहा जाता है नजरिया। दूसरा होता है यथार्थ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियलिटी। उस बच्चे का न्यूज़पेपर बेचने वाले का परसेप्शन था, नजरिया था कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लेगा, लेकिन सत्य ये और वास्तविकता ये थी कि वो हिंदी न्यूज़पेपर चाहता था क्योंकि हिंदी उसे आती थी। उस बच्चे ने पूछा कि आप इतने अंग्रेज जैसे दिख रहे हैं, आपको हिंदी आती है? उसने कहा बिल्कुल, हिंदी मुझे आती है क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है। स्कूल में हिंदी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। दूसरा बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचता है वो शॉक्ड हो जाता है इस शब्द को सुन के ही कि सब्जेक्ट, आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है?
और जिस तरीके से बोलता है वो अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता। दूसरा बच्चा सोचता है कि इसे सब्जेक्ट भी नहीं पता। खैर, सिग्नल ग्रीन हो जाता है, वो बच्चा वहां से चला जाता है। ठीक है, दूसरा दिन अगेन वो मिलता है। तो जब दूसरा दिन मिलता है तो वो हिंदी न्यूज़पेपर लेकर के खड़ा रहता है और कहता है भैया हिंदी न्यूज़पेपर, आपकी हिंदी न्यूज़पेपर। तो वो अब एक दूसरे से वार्तालाप करता है कि क्या तुम स्कूल, तो वो पूछता है कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या है भैया, आपने कल नहीं बताया तो बताइए। तो सब्जेक्ट बताता, तो वो बताता है एक पढ़ने की चीज होती है, स्कूल में एक पढ़ने की चीज होती है, बस ऐसे ही समझाता है, यानी विषय, क्योंकि उसे पता था विषय बोलेंगे तो भी वो बोलेगा कि भैया विषय क्या होता है, एक पढ़ने की चीज होती है, यहां तक वो समझ जाता है। ठीक है, कि पढ़ने की चीज होती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए थे। साइकिल पे बच्चा जो सवार है वो न्यूज़पेपर वाले बच्चे से पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए थे। वो कहता है कि नहीं, मैं तो स्कूल कभी नहीं गया। ठीक है, पहली चीज, अगेन वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सोचिए, यहां आपको दूसरी विविधता दिखती है। एक स्कूल गया है और दूसरा स्कूल नहीं गया है। इससे यह पता चल सकता है कि कुछ मजबूरियां रही होगी। मैं नहीं कह रहा कि वो मजबूरी शायद गरीबी की होगी या मजबूरी कुछ और होगी, लेकिन एक मजबूरी तो थी यहां पे। इससे यह पता चलता है कि एक डिफरेंस तो जरूर दिख रहा है कि एक मजबूर नहीं है और दूसरा मजबूर है। यस, वो मजबूरी कुछ भी हो सकती है। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तो बचपन से ही न्यूज़पेपर बेचा कर रहा हूं, मेरी माँ भी मेरे साथ बेचा करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, या अब वो नहीं बेचती, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं खुद बेचता हूं, और मेरी मम्मी जो है वो मेरठ में रहती है। सिंपल। और वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस समझ में आता है कि एक स्कूल गया है और दूसरा स्कूल नहीं गया है, यानी एक पढ़ा लिखा है और दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है, एक मजबूर है और दूसरा मजबूर नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों किस प्रकार से अलग है। ठीक है, वो चला जाता है। तीसरे दिन बच्चा उदास रहता है। जो न्यूज़पेपर बच्चा बेचता है वो उदास रहता है और वो कहता है कि आज कुछ हो गया है मेरे मेरठ में। तो क्या हो गया? कहता है दंगा, राइट्स। शायद उस बच्चे को, न्यूज़पेपर वाले बच्चे को, यह भी नहीं पता होगा कि आखिर दंगा किसे कहते हैं। और मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे घर वाले जो मेरठ में रह रहे, मेरा परिवार मेरठ में रह रहा है, क्या वो सही सलामत है? तभी उस न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन पे लिखा रहता है मेरठ में हुए कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक दंगे का एक वर्ड आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, सांप्रदायिक दंगे। आ रही है बात समझ? कम्युनल वायलेंस, हाँ या ना? देखिए यहां पे कम्युनल राइट्स, ठीक है, कम्युनल राइट्स। और इस बात को सुन करके साइकिल वाला बच्चा हैरान हो जाता है। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि सेकंड डे ही जब बच्चा मिलता है तो वो एक दूसरे से नाम पूछता है। तो साइकिल वाला बच्चा बताता है कि मेरा नाम समीर है। हंस करके न्यूज़पेपर वाला बच्चा बोलता है मेरा नाम भी समीर है, जिसका अर्थ होता है हवा का झोंका। यहाँ पे न्यूज़पेपर बेचने वाले बच्चा ये कहता है कि आप समीर 1 हो और मैं समीर 2, आप समीर 1, मैं समीर 2। तो जो साइकिल पे बच्चा है वो समीर 1 है, जो न्यूज़पेपर बच्चा बेच रहा है वो समीर 2 है। नाम दोनों के एक है, लेकिन कितनी सारी विविधताएं हैं। थर्ड डे पे आते हैं मेरठ के दंगे पर, और ये चीज होता है, वो काफी टेंशन में रहता है कि ये सारी चीजें हो गई। क्लियर, कम्युनल वायलेंस उभर पड़ा, और एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, हिज आई, उनके आंखों में आंसू थे, उस बच्चे के आंखों में आंसू थे। और चौथा दिन जब वो साइकिल वाला बच्चा वहां से गुजरता है तो वो देखता है कि न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा वहां पे मौजूद नहीं है, वो नहीं है, और उसने कभी दोबारा उसे नहीं देखा। वो अलग बात है कि दूसरे दिन उनकी एक दोस्ती हो गई थी सिग्नल पर, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हो गए। क्लियर है? ये कहानी थी कि दो दोस्त बन सकते हैं चाहे वो दो अलग अलग डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। और यहीं पे ठहर करके एक सवाल है जो कहा जाता है, नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट। अब आपसे सवाल पूछता है एनसीईआरटी कि इन समीर 1 और समीर 2 में क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे अलग है। जाहिर सी बात है, समीर 1 मोर फेमिलियर इंग्लिश से था, जाहिर सी बात है, पहली तो डिफरेंस आपको दिख गई। मैं यहां पे आपको लिख देता हूं क्या क्या डिफरेंस थे। समीर 1, समीर 2। समीर 1 इंग्लिश बोलता था, समीर 2 सिर्फ हिंदी जानता था। ये स्कूल गया था, ये स्कूल नहीं गया था। मे बी ये रिच हो, मिडिल क्लास हो सकता है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ये हो सकता है कि गरीब है इसलिए वो न्यूज़पेपर बेच रहा है और ये वहां पे जा रहा है। ये विविधताएं थी। जब समीर बताया जाता, जब दंगे की बात होती है तो वो पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। तो समीर 2 कहता है कि मैं मुस्लिम हूं,
और जो दंगे हुए हैं वो सांप्रदायिक दंगे, न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था। तो समीर एक क्या है, हिंदू है, और समीर दो मुस्लिम है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक दोनों दोस्त हो सकते हैं? अब मोहिनीश बहल का डायलॉग मत ले लीजिएगा कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? क्या ये दोनों दोस्त हो सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि एक प्रकार से अनसेड दोस्ती तो इन दोनों की हो गई थी, जहां पे ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे, डिस्पाइट ऑल दिस डिफरेंसेस। यस और नो? और यही चीज आपको यहां पे लिखी हुई भी है कि समीर हिंदी बोलता था, डिफरेंट लैंग्वेज था। समीर एक और समीर दो दोनों डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से आते थे। एक मुस्लिम धर्म से आता था, एक हिंदू धर्म से आता था, हाँ या ना? समीर दो मुस्लिम था और एक हिंदू था, यस और नो? नाउ कम टू द थर्ड वन। सो इस डाइवर्स बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड होने की वजह से भी समीर और दोनों डिफरेंट थे एक दूसरे से। समीर एक स्कूल जाता था और दूसरा न्यूज़पेपर बेचा करता था, हाँ या ना? व्हाई डू यू थिंक डू नॉट अटेंड स्कूल? ये तो बस ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि समीर क्यों स्कूल नहीं जाता था, क्या करता था, नहीं करता था, उसे क्या ऐसी मजबूरियां थी जो न्यूज़पेपर बेचना पड़ा। ये कहानी आपको बताई जा रही है। हाउ डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, यही एक चीज बताया जा रहा है आपको। अब आपने देखा कि बहुत ऐसी डाइवर्सिटी है, बहुत ऐसी असमानता है दो लोगों के बीच में। जब हमने दो लोगों का एग्जाम्पल लिया तो इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधताएं हैं। यहां पे आपको एक चीज दिखता है, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और ये बात आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जाति व्यवस्था जो है वो समाज में असमानता का एक और उदाहरण है। आपको पता है हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश की एक एक्सक्लूसिव फीचर है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। हर एक व्यक्ति धर्म में तो अलग है, डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड तो अलग है ही, इसके साथ साथ लोग अनेकों जातियों में भी डिवाइडेड है, जो असमानता का यानी इनइक्वालिटी का एक रीजन है। इनइक्वालिटी का एक रीजन है, असमानता का एक रीजन है। दिख रहा है? तो बहुत तरीके हैं एक दूसरे से खुद को अलग आइडेंटिफाई करने का। कौन किस भाषा में बात करता है, कौन किस धर्म से बिलोंग करता है, कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन किस कल्चर से बिलोंग करता है, कौन किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, कौन किस जाति से बिलोंग करता है। यह है डाइवर्सिटी। क्लियर है? अब एक सवाल एनसीईआरटी आपसे पूछता है, व्हाट डज दिस डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? चलिए, हमने तो डाइवर्सिटी देख ली, अनेकों प्रकार की डाइवर्सिटी देख ली, ठीक है? सवाल यह है, क्या ये डाइवर्सिटी आपके जीवन में, ये जो विविधताएं हैं, वो किस तरीके से आपके जीवन में कुछ रोल प्ले कर रहा है? जैसे आपने देखा, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बन गए थे। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अब मेरा भी सवाल आपसे है कि क्या आपके दोस्त बन सकते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं? आप आंसर खुद सोचिए और कमेंट करके बताइएगा। और आप अपने, पता होगा आपको कि जाहिर सी बात है, अगर हमें दोस्ती करनी है तो हमें सिमिलर दोस्त बन पाए जरूरी नहीं है। अगर सब कुछ सिमिलर हो भी जाए तो एट द एंड ऑफ द डे विचारधाराएं आज दुश्मनी का कारण बन चुकी है। विचारधाराओं में अगर विविधता है तो लोग एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। डिफरेंसेस डज नॉट मीन एनिमिटी। विविधता का अर्थ दुश्मनी नहीं है। ये मूर्ख लोग होते हैं जो विविधताओं को दुश्मनी में आंकते हैं। यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ अदर। मैंने आज ब्लैक पहन रखा है, आप भी कुछ और कलर के कपड़े पहन रखे होंगे। दैट डजंट मीन कि हम दोनों दुश्मन हैं। सो इसी तरीके से हो सकता है कि मेरी विचारधारा कुछ और हो, आपकी विचारधारा कुछ और हो, मैं कुछ और खाता हूं, आप कुछ और खाते हैं, लेकिन इस डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। जिस दिन आपने इस डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, उस दिन आप सामने वाले को या मुझे दुश्मन समझने लगेंगे। और बहुत लोग ऐसे दुश्मन समझते भी हैं, और ये जो भी ऐसा समझते हैं वो मूर्ख होते हैं। दे आर द वेरी, आप कह सकते हैं कि दे आर द इडियट्स, जाहिल होते हैं वो लोग जो डिफरेंसेस को दुश्मनी बना लेते हैं। मैं किसी एक आदमी पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों ने इस डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट किया है, वही दोस्त बने हैं और वही आगे चल करके इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बने हैं। सो वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस कैसे आपकी लाइफ में ऐड करता है, हम एनसीईआरटी से ही समझते हैं। क्लियर है?
मेक ए लिस्ट ऑफ फूड हैबिट दैट यू हैव इटन, जो आप खाते हैं कोई और नहीं खाता। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है 3 तरीके से कॉलम बने हुए हैं। मान लेते हैं इसको हम हिंदू धर्म का ही कॉलम समझ लेते हैं। प्रार्थना, भक्ति गीत गाना। अगर वो मुस्लिम व्यक्ति होगा तो इबादत करेगा, अगर वो क्रिश्चियनिटी होगा तो चर्च पे प्रेयर करेगा। सिमिलरली शादी करना, अगर वो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करेगा। क्लियर है? अगर वो मुस्लिम है तो वो कलमा पढ़ेगा, अदालत में रजिस्ट्रार में दस्तखत करेगा, हाँ या ना। और अगर वो क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जा करके ओथ लेगा। सिमिलरली विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, बहुत, अगर हिंदू है तो साड़ी वाड़ी जो भी हिंदू धर्म के चीजें वो पहनेगा, मुस्लिम है तो हिजाब और बुरखा पहनेगी महिलाएं। इसी तरीके से आप कुर्ता पैजामा पुरुष पहनेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मणिपुर में औरतों का फनेक पहनावा। और ये आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन है कि मणिपुर में जो औरतें जो कपड़े पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? फनेक। और यही आपके आने वाले समय में एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फनेक। इसी तरीके से अलग अलग जगहों में अलग अलग स्टेट के अलग अलग पहनावे होते हैं। तो साइड में बिटवीन द लाइंस आपको यह समझना है कि अगर फनेक पूछा गया, फनेक लिखा गया है, तो हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पहनावे हैं, उसकी हम एक लिस्ट तैयार कर ले। और आप अगर यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने साइड में लिख लें और गूगल या फिर एआई का यूज करके आप उसका पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं। यस और नो? सो क्लियर है? दूसरा, अभिवादन करना। अलग अलग लोग अलग अलग अभिवादन करेंगे। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, जैसे झारखंड में अगर आदिवासी लोग हैं तो वो एक दूसरे को कैसे अभिवादन करते हैं? जोहार। अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो क्या करेंगे? प्रणाम, नमस्ते। यस और नो? और अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो वो एक दूसरे को सलाम करेंगे, हाँ या ना। इसी तरीके से चावल पकाने का भी अलग तरीका होता है। कोई चावल प्लेन बनाता है, कोई बिरयानी बनाता है, कोई पुलाव बनाता है, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी विविधताएं हैं। ये है ये पर्टिकुलर टेबल, हाँ या ना। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत सारी स्टोरीज को देखते हैं तो आपको डाइवर्सिटी समझ में आता है। तो बहुत अनगिनत प्रकार की डाइवर्सिटी है। नाउ कम टू द डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब यहां से ही कहानी का एंड होता है और यहां से आपके एग्जाम के लिए जो कंटेंट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सवाल है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी को तो देख चुके हैं, अब सवाल है कि इंडिया में किस प्रकार की विविधताएं आपको देखने को मिलती है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। पहली बात तो यही, अगर आपसे एक स्टेटमेंट में पूछ ले क्या इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल है। भारत विविधताओं का देश है। ये एक स्टेटमेंट अगर आपको कभी किसी एग्जाम में दे दिया जाए तो आपको ये टिक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपको भी पता है कि बहुत सारे भाषाएं हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे डायलेक्ट्स का यूज करते हैं। 100 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, 500 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स, हम लोग बहुत ज़्यादा डायलेक्ट्स भी यूज़ करते हैं। हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा भी दे रखा है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। हम लोग अलग टाइप के खाना खाते हैं, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये सारी डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आज तो हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर भी पाते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले जब कोई प्लेन नहीं था, बस नहीं थी, कार नहीं थी हमारे ज़िंदगी में, तो लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि उनको समय काफ़ी पूरा ज़िंदगी खत्म हो जाता। तो जहाँ पे भी उनको एक जगह मिलता था वो वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते थे, वो सेटल हो जाते थे। तो जो भी वो लोग अपने आप में जीते थे, उनको नहीं पता होता था कि दुनिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। वो अपने कल्चर, अपने खाने पीने, अपनी चीज़ों को फॉलो करते थे जो भी उस ज्योग्राफी में अवेलेबल होता था, हाँ या ना। लेकिन आज हम इतनी डाइवर्सिटी को देख पा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग एक दूसरे से हर तरीके से जुड़े हुए, इंटरनेट, सोशल मीडिया, और एक जगह से दूसरे जगह हम पहुंचते भी हैं। यस और नो? सो अलग अलग चीजें हैं। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी की क्लास 6 2 अलग अलग जगहों के एग्जाम्पल से डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। पहला एग्जाम्पल है लद्दाख का, जो भारत के सबसे टॉप पे एक यूनियन टेरिटरी है, और दूसरा एग्जाम्पल है केरला का, जो इंडिया में सबसे सदर्न रीजन में एक स्टेट है। मैप में आप देखिए, यह है इंडिया का मैप। यहाँ आपको दिख रहा है लद्दाख और यहाँ पे आपको दिख रहा है केरला। दोनों में काफ़ी दूरियां हैं और दोनों अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में है। एक समुद्र से घिरा हुआ है और एक पहाड़ों से घिरा हुआ है, हिमालय से घिरा हुआ। ये आप लद्दाख का देख रहे हैं। लद्दाख पे ये जो दिख रहा है ये गोट है। गोट क्या है? बकरी। ये वही गोट है जो क्या करती है? शिप। ये वही गोट है जो पश्मीना शॉल जिससे बनाया जाता है, पश्मीना जो वुल है इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और ये है केरला।
यह है केरल। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आप दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है लद्दाख का, तो हम लद्दाख का एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर्टिकुलर पेज पे आपको लद्दाख का एक बॉक्स दिया हुआ है, लद्दाख पे बहुत सारी बातें हैं और यहां से ही हम बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीजों को समझेंगे। आप ध्यान से देख रहे हैं, लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट है। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो क्या है? सबसे पहली चीज लद्दाख की क्या है? लद्दाख एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन तो आपका बन गया कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, यस और नो? पहली चीज, इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, यस और नो? कहां है? जम्मू कश्मीर में। सो लद्दाख तो डेजर्ट है। लोकेशन इसकी क्या है? लोकेशन है, अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ईस्ट टू द जम्मू कश्मीर, ईस्ट टू जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पूरब में है, ईस्टर्न साइड है। अगर हम दूसरी बात करें तो ये फुल फ्लेजेडली आपको पता है नॉर्थ हिमालय में है, रीजन में है। हाँ या ना? क्लियर है जी? वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। तो आपको एग्जाम में यह भी चीज समझ में आया कि यहां पे जो कृषि है, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। जाहिर सी बात है, देखिए लद्दाख हिमालय से घिरा हुआ है, बर्फ से पूरा भरा पड़ा है, वहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, जो भी पानी अवेलेबल है वो पीने योग्य नहीं है। दूसरा, जो पीने योग्य पानी हो भी पाता है वो स्नो को पिघला करके किया जाता है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर के सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो वहां पे क्या है, पानी जब अवेलेबल नहीं है, ग्रीनरी अवेलेबल नहीं है, खेत अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरीके से वहां पे कृषि करेंगे? वहां पे कृषि कम पॉसिबल है। क्लियर है? जाहिर सी बात है। क्यों कृषि? क्योंकि डज नॉट हैव रेन, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, और यही रीजन है कि हम लद्दाख को क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि बारिश वहां नहीं होती है। एंड इज कवर्ड इन द स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे सालों भर इसमें स्नो रहता है, तो स्नो रहेगा तो कृषि कैसे होगी? क्लियर है? देयर आर फ्यू ट्रीज हैं दैट ग्रो इन द रीजन, बहुत कम ट्रीज है, और वो भी जो ट्रीज है वो एक आपको भी पता है कि जो माउंटेनियस रीजन और ऐसी जलवायु में जहां पे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं या कोल्ड रीजन होते हैं, उसी टाइप के ट्रीज अवेलेबल होते हैं। यस और नो? देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, गर्मी के दिनों में पानी के पिघलने का इंतजार करते हैं, उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, फिर उसी पानी को पिया जाता है बाकी के सीजन्स में। पीपल हेयर कीप शिप, यहाँ पे लोग गोट और शिप रखते हैं, यानी बकरी और भेड़ दोनों का क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। यस और नो? ये आपने देख लिया है। क्लियर है जी? खास किस्म की बकरी पालते हैं, एंड द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, पश्मीना ऊन निकाला जाता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा रखा है, आपको दिख रहा है आपको? ये है ये आपको दिख रहा है, ये गोट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ गोट है, और इन्हीं के जो बाल है उसी से पश्मीना वुल निकाला जाता है, और उसी से ये शॉल बनाया जाता है। लद्दाख में जो वहाँ के लोग हैं वो जनरली एक खास किस्म की बकरी को पालते हैं जिससे पश्मीना वुल निकाला जाता है, और ये निकाल करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी ट्रेड कर देते हैं, व्यापार कर देते हैं। जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले वीवर होते हैं, जो किसी दूसरे संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लद्दाख में जो लोग होते हैं वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, देवर द बुद्धिस्ट। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में वीवर कम्युनिटी के लोग होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो उसको वहाँ पे इन वूल को लेकर के जाते हैं, और वो इन वूल से यानी इसके ऊन से क्या बनाते हैं? शॉल बनाते हैं, जिसे पश्मीना शॉल कहा जाता है। और ये पूरे दुनिया भर में फेमस है, इतना फेमस है कि फ्रांस के एम्परर हुआ करते नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी जो बेगम, उनकी जो
वाइफ हुआ करती थी जोसेफिन, वो पश्मीना वुल को, शॉल को पहना करती थी, यूज किया करती थी। इसमें भी आप देखेंगे मुगलों के समय भी जो रेशम, जो भी वहाँ पे महिलाएं हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो पश्मीना शॉल का धारण करते थे और एक दूसरे को गिफ्ट देने का काम करते थे। आज के डेट में ये पश्मीना शॉल पूरे दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के जो वीवर्स हैं वो इसको ट्रेड करते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये पश्मीना शॉल है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ के लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ गोट को रेयर करते हैं, ठीक है, और गोट के साथ ये पालन करते हैं किस चीज का? शिप का। और ये जो गोट है वो कौन सा शॉल बनाती है? पश्मीना शॉल, पश्मीना वुल जनरेट करती है। और यही पश्मीना वुल जम्मू कश्मीर के वीवर कम्युनिटी पश्मीना शॉल बना करके बेचते हैं। आई बात समझ? क्लियर है जी? दिस वुल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, काफी महंगा भी होता है। द पीपल लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू द ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं। वेरी चीफली वुवन इन कश्मीर, बहुत कम पैसे में उसको वूव किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है शॉल को, और उसको फिर बहुत ही हाई प्राइस पे बेचा जाता है, जिससे लोगों की आमदनी, लोगों की आजीविका सुरक्षित रहती है। द पीपल, और यहाँ के जो लोग हैं, ये तो हो गया एक चीज जो संबंधित है ऑक्यूपेशन से। आई बात समझ? दूसरा, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, यहाँ के लोग किस तरीके का खाना पीना यूज करते हैं? मीट का सेवन करते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज, ठीक है, बटर। ईच फैमिली ओज सम गोट, हर एक परिवार कोई बकरी, गाय या फिर दजोज, आप देख रहे हैं DJOS, ये एक याक होती है, याक की काव होती है, गाय। तो ये आप याद रखिएगा कि क्या ये पर्टिकुलर जो याक दजोज है, ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है। जो दजोज है वो एक प्रकार का याक काऊ है जो लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है कि आखिर दजोज है क्या, व्हाट इज दिस दजोज मींस। क्लियर है जी? दजोज क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हर एक प्रकार याक होती है, कुछ गाय, बकरी और याक रखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट द शेयर ऑफ द ट्रेडर। अब यहाँ पे रेगिस्तान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडर्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि नहीं होती है, लेकिन यहाँ की जो पकड़ियां हैं, यानी गोट है, जो वुल है, और जो यहाँ की प्रकृति है, उसको देखने लोग आते हैं। जो वुल है, ट्रेडर्स यहाँ से आकर के इस पश्मीना वुल को लेकर के जाते हैं और उसकी अलग अलग कपड़े बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, विंटर्स के क्लोथ्स बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो रेगिस्तान होने के बावजूद लद्दाख ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने का काम किया है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज मेनी पासेस थ्रू इट। आपको पता होना चाहिए लद्दाख में बहुत सारे दर्रे भी हैं, बहुत सारे पासेस भी हैं, ठीक है। विच कैरवान्स ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, जहां से कारवांस गुजरते हैं जो आज के डेट में तिब्बत कहा जाता है। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस एंड रॉ सिल्क एंड कारपेट, और ये लोग यहाँ से टेक्सटाइल यानी कपड़े, मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट से लेकर के जाते हैं, हाँ या ना? क्लियर है? और लद्दाख को क्या कहा जाता है? लद्दाख को अगर मैं बात करूं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है, लिटिल तिब्बत कहा जाता है। और वो भी आपको एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात तो आपको समझ में आई। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। तिब्बत आपको पता है जहां से दलाई लामा बिलोंग करते हैं, चाइना का एक पार्ट है आज के डेट में। सो तिब्बत जो है, मेनली तिब्बत, लद्दाख जो है, ठीक है, लद्दाख के रास्ते बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है। क्योंकि आपको पता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बिहार में हुई है, और ये कब पहुंचा है? ये आपको 1st सेंचुरी के आसपास पहुंचा है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो आपको पता है कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, चौथा बौद्ध सम्मेलन लद्दाख यानी कश्मीर में कराया गया, कश्मीर के कुंडलवन में कराया गया, ठीक है। और जब बौद्ध सम्मेलन हुआ है तो वहां पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु पहुंचे थे, और वहीं से जम्मू कश्मीर में बौद्ध वहां पे रहने लगे। फिर वहीं से बुद्धिज्म लद्दाख गया, लद्दाख से फिर फाइनली तिब्बत पहुंचा।
क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। आई बात समझ या नहीं? क्लियर है, कुंडलवन जो कश्मीर का हिस्सा है वहां पे ये हुआ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। मैंने आपको बता दिया है लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। कहा जा रहा है कि आज से 400 साल पहले। तो बेसिकली अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम की, तो इस्लाम सबसे पहले पहुंचा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से पहुंचा लद्दाख। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। आज के डेट में लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बना दिया गया है। सो इस्लाम जो है वो मेनली कैसे पहुंचा है? सूफी 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के दौरान सूफी सेंट्स के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा जम्मू कश्मीर पहुंचा है। आई बात समझ? क्लियर है। और फिर यहां से एक नूरानी सेक्ट जो है वो यहां पे स्टैब्लिश किया जाता है, जो आगे चल करके लद्दाख पहुंचता है। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 14 से 15 सेंचुरी के आसपास जम्मू कश्मीर पहुंचता है और 16 से 17 सेंचुरी के आसपास जो पूरी तरह 15 से 16 सेंचुरी के आसपास नूरानी सेक्ट वहां पे डेवलप होता है, वहां पे सेटल होता है और वहीं से ये इसी सेक्ट के जो धर्म प्रचार के लोग थे वहां से बुद्धिज्म जो है, सॉरी इस्लाम जो है वो लद्दाख के क्षेत्रों में पहुंचता है। तो लद्दाख में मुस्लिम भी है, लद्दाख में बुद्धिस्ट भी है। ठीक है, आई बात समझ या नहीं? यहां से पहुंचा, सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे बढ़ गया। लद्दाख हैज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम है, जैसे लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल इपिक। तिब्बत की नेशनल इपिक, राष्ट्रीय एक ग्रंथ है इपिक। जैसे भारत देश में इपिक किसको कहते हैं? महाभारत और रामायण को इपिक कहते हैं। उसी तरीके से तिब्बत की अपनी एक राष्ट्रीय एपिक है, ग्रंथ है, जिसे लद्दाख में जो नेशनल इपिक है द केसर सागा, उसे लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज केसर सागा? केसर सागा जो है वो बेसिकली तिब्बत की एक तिब्बत नेशनल एपिक है, जस्ट लाइक महाभारत और रामायण एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जिसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म के लोग और बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के लोग दोनों परफॉर्म करते हैं और उसको गाते हैं। आई बात समझ? तो ये आपके लिए एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केसर सागा जो तिब्बत की नेशनल एपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई लद्दाख की। नाउ हम लद्दाख जो उत्तर के क्षेत्र में है वहां से हम सीधा पहुंचते हैं केरल, चलते हैं। ठीक है, केरल। और केरल आपको पता है जहां लद्दाख नॉर्दर्न साइड में है, केरल एकदम सदर्न साइड में है और वहां की ज्योग्राफी एकदम अलग है। केरल इज द स्टेट इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर। पहली बात तो ये कि केरल कहाँ है? भारत देश के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, समुद्र से घिरा हुआ है, मालाबार के कोस्ट पे। ऑन द सराउंडिंग बाय द सी ऑन द साइड एंड हिल ऑन द अदर्स अ नंबर ऑफ द स्पाइसेस। केरल किस लिए जाना जाता है? क्योंकि वहां पे मसाले होते हैं और यही मसाले के ट्रेड की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स केरला पहुंचते हैं, जैसे अरब ट्रेडर, यानी अरब के जो व्यापारी लोग हैं, पुर्तगाल के जो व्यापारी लोग हैं, सब लोग यहाँ पे पहुंचते हैं यहाँ के मसालों के लिए। यस और नो? ठीक है, लाइक और कैसा ट्रेडर? पेपर यानी गोलकी, क्लोव यानी लौंग और कार्डमम यानी इलायची, ये सभी चीजें केरल में काफी मात्रा में प्रोड्यूस होती है और इससे अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आए। इट्स स्पाइसेस मेड द रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर द ट्रेडर। जूइश एंड अरब ट्रेडर वेर द फर्स्ट टू कम हेयर। जूइश ट्रेडर भी यहाँ पे पहुंचे। आपको पता है कि जूइस जो है मेनली उनके जो परिवार हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं। जूइश ट्रेडर वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर के सेटल होते हैं। ये कब यहाँ पे पहुंचते हैं जूइश ट्रेडर? ये भी पहुंचते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जूइश ट्रेडर जो है वो 14 सेंचुरी के आसपास यहाँ पे पहुंचते हैं। क्लियर है? अरब ट्रेडर आपको पता है 6 सेंचुरी 7 सेंचुरी के आसपास अरब ट्रेडर्स यहाँ पे पहुंचते हैं। जब अरबों का इन्वेजन होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नॉर्दर्न साइड से, गुजरात के साइड से, फिर उसके बाद वो अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आकर के व्यापार करते हैं। क्लियर है? वेर द फर्स्ट टू कम हेयर द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सन थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर। अब फर्स्ट सेंचुरी की बात करें 52 AD, ये समय याद रखिएगा 52 AD, जहां पे भारत में सबसे पहले क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियन है वो कहाँ पहुंचती है? केरला में। कब?
52 एडी में, 52 एडी में, क्लियर है? कब पहुंचती है? 52 एडी में। वो कौन थे? थॉमस, सेंट थॉमस द एपोस्टल। एपोस्टल उन्हें कहा जाता है जो जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल हुआ करते थे। 12 डिसाइपल यानी 12 अनुयायी। 12 अनुयायी में जो एक अनुयायी थे उसे थॉमस द एपोस्टल कहा जाता है, जो 52 एडी में कहां पहुंचते हैं? केरला। और माना जाता है कि इन्होंने अकेले नहीं आए थे, बहुत सारे लोग इनके साथ भी आए थे, और केरला में इन्होंने क्रिश्चियनिटी की नींव रखी, और केरला में कुल मिलाकर के 7 चर्चेस बनाए गए, ठीक है, जिसमें से सेंट थॉमस के ही नाम पर वहां पे चर्च स्टैब्लिश किया गया है। परुलियार करके एक जगह है जहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया है, तो ये आपको याद रखना है या आपको ये समझना है। सबसे पहला व्यक्ति या क्रिश्चियन व्यक्ति जो भारत की धरती पे अपना कदम रखते हैं वो है सेंट थॉमस, जो 52 एडी में यहाँ पे आता है, दैट इज इन द फर्स्ट सेंचुरी, पहले शताब्दी में। फर्स्ट सेंचुरी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? वो यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। 2000 ईयर क्रेडिटेड टू ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मेनी अरब ट्रेडर ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन। बहुत सारे अरब ट्रेडर आए थे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इब्न बतूता। इब्न बतूता की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो। ये 7 साल पहले यहाँ पे पहुंचे। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता आपको पता होना चाहिए कि इब्न बतूता 14वीं सेंचुरी में, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता भारत किस सेंचुरी में आए थे? तो 14वीं शताब्दी में आए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, 14वीं सेंचुरी। और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1333 एडी, यानी 1333 एडी। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है 1300 लिखा हुआ है तो ये 13वीं सेंचुरी है। नहीं, 1300 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 14वीं सेंचुरी, और 52 एडी लिखा हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट सेंचुरी है। 14वीं सेंचुरी में इब्न बतूता आए, और इब्न बतूता जब आए, ठीक है, हिंदू कुश के रास्ते से ये आए, और ये किसके दरबार में आकर के लिखते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बैठते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी यानी जज, दिल्ली का काजी डिक्लेयर कर दिया था, और वो काजी के पद पर 8 सालों तक रहते हैं। दिल्ली के काजी के पद पर 8 सालों तक रहते हैं, ये बात आपको पता है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है रिहला। इब्न बतूता भारत आए और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शरण ली। वहां पे बैठकर उन्होंने रिहला लिखा उन्होंने, और वो ट्रैवलर थे, ट्रैवल, और जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया पूरे भारत देश में उसको उन्होंने अपनी इस किताब में लिख डाला। दिल्ली का काजी उनको नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और जो 8 साल तक इस पद पर रहते हैं। 14वीं सेंचुरी में आए थे, यानी 1333 एडी में उनका आगमन हुआ था इंडिया के अंदर। आई बात समझ, ठीक है। इब्न बतूता रोड ट्रैवलर व्हिच डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट देयर वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। मुस्लिम जो है हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करती थी। नाउ कम टू द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन द वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। अब देखिए एनसीईआरटी की जो किताब है वो बस इतनी छोटी सी बात लिख दी है जैसे इब्न बतूता का लिख दिया, लेकिन इब्न बतूता के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 6 क्लास के बच्चे नहीं हैं। आप अगर 6 क्लास के बच्चे हैं तब इतनी सी चीज आपके लिए जरूरी है, लेकिन आप अगर 6 क्लास के ऊपर हैं तो आपको हर एक वर्ड पे खुद से बहुत सारी चीजें सर्च करनी होगी। जैसे यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया। इतनी बात तो एक 6 क्लास के बच्चे को पता चल गई, लेकिन बिटवीन द लाइंस आपको ये समझना होगा, ये सोचना होगा ठहर करके, रुक करके, कि आखिर वास्को डी गामा कब आए, कैसे आए, ठीक है। तो देखिए वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आए। सबसे पहली बार 1498 में आए। कालीकट पे उनका लैंड होता है, कालीकट मालाबार कोस्ट यानी केरला, मालाबार कोस्ट पे आए जो केरला में है। इनका आगमन होता है, और ये एक बहुत ही एडवेंचरस आगमन था, क्योंकि इनको भेजा गया था ट्रेड रूट ढूंढने। आपको पता है कि पूरे अरब लोगों ने जब सभी ट्रेड रूट पे कब्जा कर लिया था, तो ऐसी सिचुएशन में यूरोप के लोगों के लिए, यूरोप के जितने भी स्टेट थे, स्पेशली स्पेन और पुर्तगाल, इन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाया कि हमें इंडिया से जो व्यापार करना है, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल व्यापार है, उसके लिए अलग रास्ते ढूंढने होंगे। उन्होंने अलग रास्ते ढूंढने के लिए स्पेन और पुर्तगाल ने, दोनों ने अलग अलग जगहों के रास्ते को ढूंढने की कोशिश की। पुर्तगाल के वास्को डी गामा इंडिया की जो सी रूट है, जो गुड अफ्रीका के गुड
ऑफ होप से गुजर करके आती है। वहां से इन्होंने सी रूट को ढूंढ निकाला और इंडिया के कालीकट तट पर 1498 1498 ईस्वी में बैठे। इसके बाद वो दूसरी बार पहुंचते हैं 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार जब पहुंचते हैं तो उनका निधन केरला में ही हो जाता है और उन्हें केरला में ही दफना दिया जाता है। आई बात समझ? सो ये जब आए थे तो इनको कालीकट में जब जमुरीन वहां के शासक हुआ करते थे, उन्होंने इनका स्वागत किया और इनको मसाले से भरी हुई पूरी सामान जो है मसाले इनको दिया, ठीक है। और इन्होंने मसाले को लेकर के भेंट के रूप में लिया, और जब इनको मसालों को वहां पे बेचा गया तो इनको पता चलता जो इनका शिप का खर्चा था वहां से पुर्तगाल से यहाँ तक आने का, और जब इन्होंने पुर्तगाल के मार्केट में इसको बेचा तो 3 गुना ज्यादा से भी पैसा कमाया गया। तो इससे ये रियलाइज हुआ कि भाई कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड है ये, इसलिए वास्को डी गामा दोबारा आते हैं, फिर तीसरी बार आते हैं, और कोशिश रहती है पोर्तुगीज की कि वो किस तरीके से इंडिया में रह करके ट्रेड करे। सो केरला एक ट्रेड का सेंटर बनता है बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। क्लियर है? ठीक है, हाँ या ना? सो अब आपने देखा कि यहाँ पे अरब ट्रेडर्स भी आते हैं, यहाँ पे जूइस भी आते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पोर्तुगीज भी आते हैं। सभी लोगों के आगमन की वजह से यहाँ की जो हिस्ट्री है वो काफी इन्फ्लुएंस हुई। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट। केरला में जुडाइज्म को फॉलो करते हैं लोग, इस्लाम को करते हैं, क्रिश्चियनिटी को करते हैं, हिंदुइज्म को करते हैं, बुद्धिज्म को करते हैं। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। द फिशिंग नेट, अब ये तो एक पार्ट हो गया कि किस तरीके से मसाले का ट्रेड होता है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द फिशिंग नेट्स। यहाँ पे आपको पता है कि समंदर है, और समंदर पे ये फिशिंग नेट जो आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से जो आपको मछली पकड़ने की जाल दिख रही है, तो इसका यूज करके लोग समंदर में मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो फिशिंग नेट जो यहाँ पे यूज किया जाता है, हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द, ये भी जो फिशिंग नेट है वो उसी तरीके से दिखती है जिस तरीके से चाइना में लोग मछली का जाल बना करके मछली को पकड़ने का काम करते हैं। चाइनीज फिशिंग नेट, जिसको चीना वाला कहा जाता है। और जब आपने पहले क्वेश्चन देखा था जो मैंने इस क्लास के स्टार्ट में करवाया था, उस समय आपको दिखा होगा कि चीमा वाला आपको दिखा। तो चीमा वाला क्या है? एक फिशिंग नेट है, और चीना इसलिए नाम है चीना, सॉरी चीमा लिखा है चीना, क्योंकि ये वर्ड चाइना से डिराइव हो, चाइना से एसोसिएटेड है चीना वाला। यहां तक कि जो यहाँ पे फ्राइंग पैन होती है, फ्राइंग जो जिसको फ्राई करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम लोग कढ़ाई को यूज करते हैं फ्राई के लिए, फ्राइंग पैन होता है, उसे चीना चट्टी कहा जाता है। तो ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि चीना चट्टी किसे कहा जाता है? चीना चट्टी, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है चीना चट्टी। चीना चट्टी कहा जाता है फ्राइंग पैन को, चीना वाला कहा जाता है मछली पकड़ने के फिशिंग नेट को, जो मेनली बेसिकली चाइना से इंस्पायर्ड वर्ड, जो चीन है दैट वुड कम फ्रॉम द चाइना। द फर्टाइल लैंड में यहाँ पे राइस उगाया जाता है, मछली पकड़ी जाती है, और वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, केरल में मनाए जाने वाले, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम। ओणम एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। आपको पता है कि ओणम के त्यौहार के दिन नाव की प्रतियोगिता होती है, यानी बोट रेसिंग होती है, ठीक है, यस और नो? सो बोस रेटिंग को, जो बोट रेटिंग होती है यहाँ पे, उसको, उसके लिए एक यहाँ पे नाम है, दैट इज वेलम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं वेलम कली, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर आपको नहीं क्लियरली दिख रहा है। वेलम कली ये होती है बोट रेस, इसको बोट रेस कहा जाता है, जो ओणम के फेस्टिवल के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वेलम कली। तो वेलम कली, ठीक है, बोट रेस को क्या कहा जाता है? वेलम कली। यहां पे नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ, आप इसको लिख लीजिएगा। क्लियर है? वेलम कली। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि केरला और लद्दाख जो है वो क्वाइट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्टोरिक ज्योग्राफिकल फीचर। जाहिर सी बात है, एक जहां ठंड है, दूसरे जगह जहां पे नदियां हैं, एक जहां हिमालय है, दूसरे जगह पे समंदर का किनारा है। दोनों ज्योग्राफिकली बहुत अलग है, हिस्ट्री दोनों की अलग है, बहुत कुछ अलग है। बोथ रीजन वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज और अरब ट्रेडर। दोनों जगहों के रीजन्स को, यहाँ पे भी चाइनीज लोग आए हैं, बुद्धिस्ट लोग आए हैं, वहां पे भी बुद्धिस्ट लोग गए हैं, वहां पे भी ट्रेडर्स गए हैं, यहाँ पे भी ट्रेडर्स आए हैं। और इन ट्रेडर्स की वजह से बहुत सारी जो उनकी संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति बदली है, और वहाँ के संस्कृति में बहुत सारी चीजें एड ऑन हुई है। यस और नो? चाइनीज एंड अरब ट्रेड, इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड, ज्योग्राफी था
केरला की ज्योग्राफी थी जिसने अलाउ किया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस बनाने का। और वहीं नॉर्दर्न साइड में जो क्लाइमेट है, लद्दाख की जो क्लाइमेट है, वो जन्म देती है ऐसे गोट का, ऐसे याक का, ऐसे सिप का, जिससे वुल का प्रोडक्शन हो सकता है। ये सुनो, स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख जो जिसने वहां की ऊन को इतना फेमस किया, वुल को इतना फेमस किया, और जो ऑफन टाइड टू द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। और आपको पता है कि इसी की वजह से वहां की जो संस्कृति है अलग बनी है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर। सवाल यह है कि ये दो एग्जाम्पल क्यों दिए गए थे? सवाल इसका जवाब यह है कि ये दो एग्जाम्पल इसलिए दिए गए थे कि आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के दो अलग अलग छोर पर दो अलग अलग संस्कृतियां बनी है। और वो संस्कृति जो है, उसकी वो अलग अलग जो कल्चर है वो यूं ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है जो फाउंडेशन है। आप इन फाउंडेशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे ज्योग्राफी एक फाउंडेशन थी जिसने अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स जब आए तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोगों का रहना हुआ, खान पान हुआ, और वहां पे जो भी खान पान अवेलेबल थी उसका उन्होंने सेवन किया। ये सुनो, आर प्रेजेंट लिव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आज हमारा जो प्रेजेंट है वो एक जगह से दूसरे जगह घूमने का है, काम की वजह से, विथ मूव ईच अदर और मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम ए पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस। और जैसे हम नई जगहों पे पहुंचते हैं, वहाँ की कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के लोगों के अंदर हम अपनी कल्चर को ट्रांसफर करते हैं। ये सारी चीजें होती है। आर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर। हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग साथ में एक ही ऑफिस के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग मिलकर के काम करते हैं, एक ही रेस्टोरेंट में अलग अलग जगहों के लोग मिलकर के खाना खाते हैं। ऐसी चीजें होती है। ये सुनो, इस तरीके से आपको हजारों कस्टम, हजारों ट्रेडिशन, हजारों जिंदगियां आपको रोजमर्रा में देखने को मिलेगी। और यहीं से चीज समझ में आती है कि भारत इतना बड़ा देश है, विविधताओं का देश है, अलग अलग जगहों की कल्चर अलग है, उन कल्चर के अलग होने के कारण अलग है। कहीं ज्योग्राफी कारण है तो कहीं ट्रेड कारण है, कहीं वहां पे उत्पादन होने वाली सामग्री अलग कारण है, तो कहीं उनके पीछे इतिहास अलग कारण है कि वहां पे लोग पहले अलग अलग समुदाय के लोग वहां पे पहुंचे और वहां पे निवास किए, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वहां से सीखे, उन्होंने वहां से अपनी कल्चर को इन्फ्लुएंस भी किया। ये सब कुछ हुआ है, और जिसकी वजह से आज पूरा भारत देश में अनेकों विविधताएं हमें देखने को मिलती है। विविधताएं सिर्फ लोगों की वजह से नहीं है, विविधताएं ज्योग्राफी की वजह से है, विविधताएं वहां पे होने वाले अनाज की वजह से है, विविधताएं वहां पे पाए जाने वाले उन कल्टीवेशन या उन कल्टीवेटेड चीजों से है, उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से है, उन जानवरों से है, विविधताएं वहां पे आने वाले व्यापारियों से है। अलग अलग तरीके की विविधताएं हमें देखने को मिली है पूरे देश में, और इसी विविधता की वजह से हमें दिखता है कितनी विविधताएं होने के बाद भी हम डाइवर्सिटी, इन विविधताओं के साथ भी हम एकता के साथ रहते हैं। भारत एक देश जब बोलते हैं तो वो हमारा इंडिया वन कंट्री कहा जाता है। इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमारी ताकत है। ऐसा नहीं है कि जब सिर्फ चुनाव आए, इलेक्शन आए, तो कहीं की डाइवर्सिटी को अच्छा कहा जाने लग जाता है कि मछली खाओ, और दूसरे जगह कहते हैं कि देखो मांस खा रहा है। When you are respecting the culture, you have to respect everything. So आपका काम है पॉलिटिक्स से बहुत अलग होकर के इन विविधताओं को देखना, और इन विविधताओं में जो स्ट्रेंथ है उसको समझना। हमेशा एक स्ट्रेंथ रहा है, और यही वो कारण था कि उनको पता था अंग्रेजों को कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है, और अगर हमें इंडिया में राज करना है तो इस विविधताओं को तोड़ना होगा, यानी उस ताकत को तोड़ना होगा। मान लेते हैं आपका घर बहुत मजबूत है, 4 अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग उम्र के हैं, माँ है, पिताजी है, दादा दादी है, सब अलग अलग घरों से, अलग अलग समुदाय से, सब अलग अलग जगहों से आए हैं। ठीक है, अपने अपने घर छोड़ के आपकी मम्मी आपके घर पे आई है, आप बच्चे पैदा हुए, आप कोई लड़का है कोई लड़की है, ये भी एक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी। आपका घर बहुत मजबूत है, लेकिन किसी को आपके घर से फायदा चाहिए, तो सबसे पहले आपके इस एकता को तोड़ने का काम करेगा। और एकता को तभी तोड़ा जा सकता है जब आपको याद दिलाया जाएगा कि आप दोनों अलग हो, जबकि यही अलग चीज आपकी ताकत हुआ करती थी, जिसको आप खुशी से सेलिब्रेट करते थे कि अलग खाना, अलग पीना, अलग रहना, अलग कपड़े, अलग चीजें आपको स्ट्रांग बनाती थी। अंग्रेजों को पता था, इसलिए वुमेन मेन फ्रॉम द डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर। और अंग्रेज को यह बात पता था, क्योंकि अंग्रेज को स्टार्टिंग में यह बात पता नहीं चली।
अंग्रेजों को पता चला कि जब हमारे खिलाफ विद्रोह होना शुरू हुए तो हर धर्म के लोग, हर जाति समुदाय के लोग, हर महिला, हर पुरुष एक साथ, सब अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले एक चीज के लिए आए थे, फॉर ए कॉमन कॉज, कि हमें अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाना है. अपोज देम. India's freedom movement had thousands of the people of different background थे in it. They worked together to decide the joint action. सब ने मिल करके एक joint action लिया. They went to jail together. सब साथ में जेल गए. And they found different ways to oppose the British. अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स को अपोज किया. किसी ने हथियार उठा के किया, किसी ने लाठी उठा करके, सब ने, किसी ने, महिलाओं ने शराब के ठेकों पर उसके प्रतिरोध में खड़ी हुई. तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने विदेशी सामानों का बॉयकॉट किया. जब आपका एक जॉइंट कॉज होगा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, हमें अराजकता के खिलाफ लड़ना है, हमें उन तुष्टीकरण की मानसिकता से लड़ना है, हमें उस महंगाई से लड़ना है, हमें उस करप्ट सिस्टम से लड़ना है, तब आपकी डाइवर्सिटी ही आपकी ताकत बनती है. ठीक है, जैसा अंग्रेजी नेशनल मूवमेंट के दौरान आपको देखने को मिला. इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश को पता था, थॉट दैट दे वुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वुड सो डिफरेंट. तब उनको लगा कि अगर हम इंडियन को डिवाइड कर दे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, तो शायद ये लोग कभी भी आपस में लड़ेंगे, हमसे एक ज्वाइंटली नहीं लड़ेंगे. वो अलग बात है कि सबसे बड़े विलन हम होंगे. जैसे आज के टाइम पे नेता लोग सबसे बड़े विलन है, जिन्होंने महंगाई, E20, इथेनॉल, करप्शन, नीट एग्जाम, पेपर लीक्स, अराजकता, पोलराइजेशन, कम्युनल वायलेंस, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया है जो आज आप देख रहे हैं. लेकिन उन्हें पता है कि लोगों को लड़ाओ. क्यों लड़ सके लगेंगे लोग लड़ेंगे इसलिए क्योंकि वो लोग डाइवर्स है. यही काम तो अंग्रेज ने किया. लेकिन दुर्भाग्य है कि अंग्रेज 75 साल पहले भारत छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी उनकी टेक्निक इंडिया में है, जिसको यूज किया जाता है लोगों को डिवाइड करने के लिए. सो दैट एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, you have to understand this diversity. You have to understand the diversity as a strength. You have to understand कि यही diversity आपके जीवन में एक happiness लेकर के आ रही, यही diversity आपकी ताकत है. यही diversity जिस दिन कमजोरी बन गई, एक दूसरे के दुश्मन का कारण बन गए, आप एक ऐसे भारत का इमेजिनेशन करते हैं जो आज से कई साल पहले हुआ करता था अंग्रेजों के कालखंड में. इसलिए उन्होंने बीज डाला और उस बीज ने यहाँ पे अनेकों कम्युनल वायलेंस उत्पन्न किए, यानी दंगे. जिस दंगे का शिकार समीर दो के पिता या फैमिली या उनकी माता हुई होगी, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कहानी में नहीं बताया गया है. लेकिन मेरठ में ऐसे दंगों के शिकार अनेकों परिवार हुए थे. गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके भी शिकार बहुत सारे लोग हुए थे. ऐसे दिल्ली में भी दंगे हुए, उसके भी शिकार बहुत लोग हुए. और अंग्रेजों ने बहुत हद तक भारत को डिवाइड करने का काम किया और इसी चीज को आगे हमारे नेताओं ने कंटिन्यू किया. अब यहाँ पे एक ये दिखता है आपको पोयम. ये पोयम उस समय पढ़ी गई और इस पोयम को इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के द्वारा गाया गया था उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए. और उसी समय ये गाया गया था. जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ यानी काला कानून के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए थे. और आपको भी पता है सत्यपाल और बेसिकली सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन दोनों के अरेस्ट के खिलाफ जो रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था उसके खिलाफ एक मीटिंग आयोजन कर रहे थे, जहां पे जनरल डायर ने आकर के अंधाधुंध गोलियां फायर कर दी. जलियांवाला बाग में सिर्फ एंट्री एग्जिट का एक ही गेट था, इस वजह से लोग वहां पे ट्रैप हो गए और वहां पे सैकड़ों लोग मारे गए, क्लियर है, और हजारों लोग घायल हो गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शामिल थी. अंग्रेजों का ये एक ऐसा अध्याय है जिसको आज भी, उसमें हजारों फिल्में बनती है, हजारों चीजें होती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है. तो जब सरकार के बनाए हुए कानून के खिलाफ बहुत लोग खड़े हो जाते हैं तो सरकार, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मौजूदा सरकारें हो या कोई भी हो, जो बहुत क्रूर सरकारें होती है, वो क्या करती है, ऐसे सभी आंदोलनों के खिलाफ गोली मार देती है. तो एक तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड रिपीट मोड में होता है. भरत तिवारी एनकाउंटर केस आपको देखने को मिल ही रहा है आज के डेट में, हाँ या ना. तो ये गाया गया था इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ. दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग. अब आपसे हो सकता है कि एग्जाम में ये पोयम दे दे और आपसे पूछे कि इसको किसने गाया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन. और आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इस सॉन्ग को कब गाया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको अमृतसर में गाया गया था, हाँ या ना. क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है.
मूव टू द नेक्स्ट वन। सॉन्ग्स और सिंबल इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल में सॉन्ग्स और सिंबल इमर्ज हुए। सर्व एज द कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द कंट्री रिच ट्रेडिशन, रिमाइंडर था कि कंट्री की हमारी रिच ट्रेडिशन क्या है। रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए बहुत सारे गाने बनाए गए, गाने गाए गए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक सिंबल की तरह उभरा, जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा था। इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। इंडिया की एकता को बाहर से इम्पोज नहीं किया गया है, इंडिया की एकता उनके अंदर में जो डाइवर्सिटी है वहां से उठ करके आई है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस, जो यूनिटी है वो टॉलरेंस है, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधताओं के बावजूद वो टॉलरेंस है ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वेयर प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी यहाँ पे एक्नॉलेज किया जाता है। यही है हमारी ताकत, यही है, और इसी को हमें इनकरेज करने की जरूरत है, जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और उन्होंने ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉइन फ्रेज जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो शब्द है, विविधता में एकता, इसको इजाद करने का, इसको कॉइन करने का, इसको डेवलप करने का काम किया था इन्होंने। इंडिया में बहुत सारे गाने गाए थे, जैसे इंडिया नेशनल एंथम था जिसको किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत की विविधता को समझाने का काम करता है। आप हर दिन स्कूल में भारत की नेशनल एंथम को गाते हैं, जो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, हिंद, गुजरात, मराठा, आपको पता है कि अलग अलग ज्योग्राफी की बात हो रही है, अलग अलग नदियों की बात हो रही है। इसे ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली भाषा में, जिसे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और यही नेशनल एंथम बनती है हमारे देश की, जो भारत की विविधता को बताने का काम कर रही है। यस और नो? सो दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ द क्लास 6, दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत में अनेकों विविधताओं के बावजूद लोग रहते हैं, क्यों विविधताएं जरूरी है और किस किस प्रकार की डिफरेंसेस हैं। हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसी डाइवर्सिटी को एक स्टेप ऊपर लेकर के जाएंगे, जब इन्हीं विविधताओं की वजह से इक्वालिटी और इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। फिर आगे चल करके हम देखेंगे कि जब यही इनइक्वालिटी आगे चल करके एक दुश्मनी का कारण बनने लगती है, तो समाज जो है वो अलग अलग विविध लोगों से बना है, पुरुष भी है, महिलाएं भी है, यहाँ पे भी विविधता है। और आपको भी पता है, जब दुनिया में आप जाति, धर्म, सब चीज खत्म कर दोगे भी, तब भी लड़ाई रहेगी, महिला पुरुष की लड़ाई रहेगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, और होता आया है और हो भी रहा है, ये होता रहेगा। सो लड़ाई के हजारों बहाने निकल सकते हैं। जातिवाद एक डिफरेंस है, जातिवाद एक डिफरेंस से उत्पन्न हुआ एक ऐसी इनइक्वालिटी है जिसको आज तक लोगों ने खत्म नहीं कर पाया। धर्म के नाम पर उन्माद है, सब कुछ है, लेकिन यही डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। और कैसे या तो डाइवर्सिटी को आप अडॉप्ट करके अपनी कल्चर और ट्रेडिशन में शामिल करके उसको स्ट्रेंथ बना सकते हो, या फिर उसी डाइवर्सिटी को आप अपनी कमजोरी बना करके खुद को और अपने देश को खत्म कर सकते हो। ये चुनाव आप पर निर्भर करता है। आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स आपको पता चले होंगे इस क्लास से। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट की। जैसा मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से मैं भी बताया था कि शायद आप क्लास के एंड होते होते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपने साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी और नए जोश के साथ, जहाँ पे हम एनसीईआरटी के टेक्स्ट को और भी अलग लेवल पर जा करके डिकोड करेंगे, उसको अलग तरीके से समझेंगे, और जो भी हिडन पॉइंट्स होंगे, बिटवीन द लाइंस कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो भी आपके सामने रखे जाएंगे, जिससे आप अपनी नोट्स बहुत स्ट्रांगली बना सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे चैप्टर के एंड पे मैं मेंस के क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो पूछे गए हैं। यूपीएससी मेंस 2023 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पे पूछा जा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द इंडियन नेशन। भारत राष्ट्र की एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एनालाइज द चैलेंजेस टू दिस कॉन्सेप्ट। इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या क्या चैलेंजेस आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। पास्ड बाय द रीजनलिज्म, ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, सजेस्ट द मेजर टू स्ट्रेंथन इट। इसका जवाब आप अभी तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ
कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर से आप इस आंसर को लिखने के लिए यूज कर सकते हो, उसके फॉर्डर्स को यूज कर सकते हो। क्लियर है। वहीं हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। आपने देखा यहाँ पे लद्दाख का एग्जाम्पल देखा, केरला का एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से सांस्कृतिक विविधता जो है, ज्योग्राफिकल फीचर शेपिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को कैसे आकार देता है। आपने देखा कि किस तरीके से ज्योग्राफी कल्चर्स को डिफाइन करती है। अभी आपने लद्दाख का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे ट्रेड्स होते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी में कैसे वुल यानी गोट रेयर किए जाते हैं, वुल प्रोड्यूस किए जाते हैं और किस तरीके से उसकी अलग अलग टेक्सटाइल प्रोड्यूस करके उसको बेचा जाता है, ये हमने देखा। वहाँ के खाने किस तरीके से अलग है, वहाँ के रहना किस तरीके से अलग है, ये सब चीज़ हमने वहाँ पे देखा। वहाँ पे कितने सारे धर्मों का आगमन हुआ, कितने सारे लोग वहाँ पे आए, ये सब चीज़ हमने देखा। किस तरीके से ज्योग्राफी ने वहाँ की खाने पीने से लेकर के वहाँ की व्यापार को बढ़ावा दिया और किस तरीके से व्यापार ने वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया और वहाँ पे लोग सेटल होकर के अपनी आजीविका को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली केरला में भी आपने देखा कि वहाँ के अलग अलग कल्चर किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2000 सालों में वहाँ पे डेवलप हुआ। इलिस्ट्रेट योर आंसर विद द एग्जांपल। और जब आप एग्जांपल देंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है हिमालय का, इसका मतलब है आप लद्दाख का एग्जांपल लेंगे, और यहाँ पे दिया है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया का यानी केरला का एग्जांपल। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से डायरेक्टली पिक किया गया है और इसका आंसर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी दे सकते हैं। यूपीएससी मेंस 2022 का क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तो ये मेंस के क्वेश्चन है। नाउ वी विल मूव टू द स्टार्टिंग में हम पहुंचते हैं उन्हीं कुछ क्वेश्चंस पे जब हमने चैप्टर की शुरुआत में करी थी। अब मैं आपसे देखना चाहता हूं कि क्या आप अब पॉसिबल है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। नाउ द फर्स्ट वन, द पश्मीना शॉल इज वुवन फ्रॉम द वुल फ्रॉम अ स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट। यस, पश्मीना शॉल बकरी के ही एक स्पेशल ब्रीड से होती है, ना कि शिप से। बहुत लोग ये गलती करते हैं, आंसर में इसको एक वर्ड चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाता है, शिप लिख दिया जाता है। स्पेशल ब्रीड ऑफ शिप फाउंड इन द लद्दाख रीजन। लोगों को लगता है अच्छा लद्दाख है, वहां तो हमने पढ़ा है शिप होता है। और जो पश्मीना शॉल है, वुल जो है वो शिप से ही निकलता है, तो पश्मीना शॉल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ शिप से निकलता होगा, यानी भेड़ से निकलता होगा। लेकिन आंसर इज रॉन्ग, वो एक स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट से निकाला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, चीना वाला, अभी हमने पढ़ा केरला के एग्जांपल से, चीना वाला जो है चाइनीज फिशिंग नेट आर ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ केरला कोस्ट की एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। यस, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्योंकि चीना वाला जो है वो एक ऐसा नेट की तरह दिखता है जो चाइना में जिस प्रकार से नेट यूज किया जाता है मछली पकड़ने के लिए, उसका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। आपका यूपीएससी का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस पर्टिकुलर चैप्टर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है, बिल्कुल 1919 में हुआ, मैंने आपको बताया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये इन्होंने लिख रखा है और ये आपको पता भी होगा, आगे चल करके आपको पता भी रहेगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन टाइम से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। उपरोक्त में से किस घटना में भारतीय जनता के बीच अनेकता में एकता की भावना की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति देखी गई है। अभी आपने देखा है, फर्स्ट वन आंसर होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग के ही बाद आपको दिखेगा, क्योंकि जो असली विभाजन, असली जो डिवीजन हुआ था 1924 के बाद हुआ था, जब हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा अलग हो गए थे। और 1940 तक हिंदू मुस्लिम बहुत ही ज्यादा अलग हो चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड हो चुकी थी 1940 में। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सॉन्ग्स गाए गए, अलग अलग संप्रदाय के लोग, समुदाय के लोग एक साथ मिल करके जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अलग अलग जगहों पे गाना, डांस या जो भी गाना, जो सॉन्ग्स है, जो गीत है, इसका प्रदर्शन किया एज अ प्रोटेस्ट। ये आपको याद रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी ब्रिटेन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ये सब चीज आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको पता चल रहा होगा कि क्लास 6 के एक चैप्टर से पढ़कर हम यूपीएससी के 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं कि क्या यूपीपीएससी का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। द फेमस फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया वाज कॉइन्ड बाय, यस, अभी हमने देखा जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन। और सब देखिए क्वेश्चन 2019-20 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसी को पिक किया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पॉपुलरली नोन एज लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत किसे कहा जाता है, अभी हमने जस्ट देखा है कि लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली में कंपोज किया, जो मैंने आपको बता दिया है। उसको कंपोज किसने करने का काम किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो एसएससी सीजीएल 2021 का भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो आपने देखा कि कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोट रेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप कह सकते हैं पश्चिमा शॉल कौन बनाते हैं, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में वीवर्स हैं, वो बनाते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहला क्रिश्चियन समुदाय भारत में कब आया और वो कौन थे, जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो भी आप बना सकते हैं। एडेड इन्फॉर्मेशन भी दिया है, अगर आपसे डेट भी पूछ लिया जाए तो आप वो भी बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बौद्धिज्म कैसे पहुंचा, तो आपको पता है कि बौद्ध सम्मेलन के बाद वहां पे बौद्ध समुदाय के लोग वहां पे पहुंचने लगे और लद्दाख उसी तरीके से बौद्धिज्म पहुंचा और लद्दाख के रास्ते तिब्बत गया। अगर आपको इसको उल्टा करके पूछ लिया जाए तो आंसर गलत हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना। ऐसे कई अनेकों सवाल बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा यह भी जा सकता है कि लद्दाख में लोग क्या खाते हैं, लद्दाख कैसा डेजर्ट है, और लद्दाख कैसा डेजर्ट है ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया कि लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट। ये 2014 के यूपीएससी का क्वेश्चन है कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। उसमें ऑप्शन दिया होता है कि इनमें से कौन से किसे एक कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, तो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप एक चैप्टर से नहीं भी तो 10-15 क्वेश्चंस की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे हम डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट और थीम को पढ़ रहे हैं, आपको डाइवर्सिटी समझ में आ रहा होगा कि डाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, लोगों का अलग होना क्यों जरूरी है, अलग अलग कल्चर होना क्यों जरूरी है। अगर अलग धर्म के लोग भी हैं तो हमें किस तरीके से उनके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है। समीर अलग जगह से बिलोंग करता था, उसके अलग डिफरेंसेस थे। समीर अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता था और बहुत सारी चीज़ों में अलग था, लेकिन फिर भी वो दोस्त बने। तो इन डिफरेंसेस के बावजूद भी लोग दोस्त बन सकते हैं। बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं जो डिफरेंसेस की वजह से, जो दो लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से एक दूसरे को अपना दुश्मन बना लेते हैं, जबकि ये गलत है। आज के डेट में भाई भाई घर में दुश्मन बन जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि तू इस पार्टी को लाइक करता है, तू इस पार्टी को लाइक करता है, मैं इस पार्टी को लाइक। इतनी सी बात पे दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों के खाने पीने में कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन, इस बात से लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बहुत लोग इस बात से अलग हो जाते हैं कि अगर कोई एथिस्ट है जो भगवान को नहीं मानता है और कोई ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, उस पर लोग डिबेट करते हैं और उस पर लोग एक दूसरे को जज करते हैं कि सामने वाला आदमी ज़्यादा काबिल है और हम ज़्यादा काबिल नहीं है। जबकि आपको पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की कहानी क्या है, ये भी आप जानते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए और अलग अलग चीज़ें हैं एक दूसरे के करीब आने के लिए भी। जैसे लड़का और लड़की दोनों अलग जेंडर के हैं लेकिन दोनों लोग एक साथ आते हैं। दो लड़कियां, लड़का और लड़की आपस में दूर भी हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों के विचारों में बहुत मैच नहीं करते इसकी वजह से, लेकिन आपकी फाउंडेशन सेम होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन के आधार पर इतनी सारी डाइवर्सिटी बनी, अगर फाउंडेशन सही है तो ये डाइवर्सिटी का कोई अर्थ नहीं है। इन डाइवर्सिटी को आप इंजॉय करेंगे, आप डोसा भी खाएंगे साउथ का और आप नॉर्थ का छोला भटूरा भी खाएंगे और आप उसको इंजॉय करेंगे। सो दिस इज द इंटरनल मैसेज फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम द इनलाइटेंड एकेडमी कि आप इनलाइटेंड होइए जैसे गौतम बुद्धा हुए थे। सांसारिक जीवन के सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन यू बिकम इनलाइटेंड, then you will understand all this diversity, then you will respect the diversity, then only you will create a united India with all this diversity. That is the true meaning of unity in diversity. I hope आपको काफ़ी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।